आज का हमारा टॉपिक संप्रेषण है। आप सभी लोगों के बीएड के थर्ड सेमेस्टर में सेकंड यूनिट में ये टॉपिक रखा गया है। इस टॉपिक को रखने का मूल पर्याय यह होता है कि एक शिक्षक के रूप में आप जब कक्षा शिक्षण करेंगे तो उस कक्षा शिक्षण में किस प्रकार से आप अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सकेंगे अपनी संप्रेषण प्रक्रिया द्वारा, इसी के लिए यह टॉपिक भी रखा गया है। इस टॉपिक को समझने से पहले हमें यह जानना जरूरी होता है कि यह जो संप्रेषण या संप्रेषण प्रक्रिया है, इसका इतिहास क्या रहा है। इतिहास की जब हम चर्चा करते हैं तो आधुनिक समय और प्राचीन समय को लेकर के चलेंगे। प्राचीन काल में अगर कोई व्यक्ति, राजा या महाराजा, अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने का कार्य करता था तो वह डायरेक्ट जनता से रूबरू नहीं होता था, बल्कि अपने संदेश को, अपने विचार को विभिन्न माध्यमों तक जनता तक पहुंचाने का कार्य करता था। वे माध्यम चाहे ढोल होते थे, नगाड़े होते थे या दुंदुभी, प्राचीन काल में दुंदुभी बजाई जाती थी। इसके अलावा तीर कमान भी होते थे। इसके अलावा संदेशों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए कबूतरों तक का प्रयोग किया जाता था, जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक अपने विचारों को, अपने संदेशों को पहुंचा पाता था। लेकिन आज का समय बदल गया है। आज के इस तकनीकी युग में, वैज्ञानिक युग में, ये परंपरागत चीजें तो हैं, लेकिन इन परंपरागत चीजों को और परिष्कृत बनाते हुए उनके स्थान पर आज तकनीकी ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। और आज हम अपने विचारों को केवल परिवार, गांव, क्षेत्र तक ही नहीं सीमित रख पा रहे हैं, बल्कि अपने विचारों को, अपने संदेशों को देश की सीमाओं से परे भी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और पहुंचा भी रहे हैं। आजकल तकनीकी युग में विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया, विभिन्न प्रकार के हमारे पास टेलीफोन, मोबाइल वगैरह चीजें का विकास हो चुका है, जिसका पर्याय यह है कि संप्रेषण की जो प्रक्रिया है वह और विस्तृत हो गई है, जिसका परिणाम यह होता है कि पूरे विश्व में कहीं पर छोटी सी भी घटना होती है तो उस घटना की जानकारी हमें त्वरित रूप से हो जाती है। इसलिए आज के इस तकनीकी युग में, वैज्ञानिक युग में संप्रेषण है क्या, शिक्षा के क्षेत्र में हम संप्रेषण को कैसे लागू कर सकते हैं, समझ सकते हैं और संप्रेषण को कैसे प्रभावशाली बना सकते हैं, इसका ज्ञान होना अति आवश्यक है। ये ध्यान रखने की बात है कि जो संप्रेषण की प्रक्रिया होती है यह शिक्षण से कैसे संबंधित है। मैंने आप लोगों को शिक्षण के बारे में बताया भी था कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत शिक्षक और छात्र के मध्य अंतःक्रिया होती है, इंटरेक्शन होता है। लेकिन यदि शिक्षक और छात्र के मध्य इंटरेक्शन नहीं होता है तो उसे हम शिक्षण भी नहीं कहेंगे। यानी कि शिक्षण के लिए या शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षक और छात्र के मध्य इंटरेक्शन का होना जरूरी है। यदि इंटरेक्शन नहीं है तो कोई भी शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली भी नहीं बना पाएगा और छात्र के व्यवहार में परिवर्तन भी नहीं कर पाएगा। ये चीजें शिक्षण के संदर्भ में। ठीक यही प्रक्रिया अगर हम संप्रेषण के कॉन्सेप्ट को लेकर के चलेंगे तो ला सकते हैं। संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक अपने विचारों को पहुंचाता है तथा
उन विचारों से दूसरा व्यक्ति प्रभावित होकर के पुनः किसी दूसरे संदेश या विचार को पहले व्यक्ति तक पहुंचाता है। या यूं कहें, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच विचारों का आदान प्रदान करना ही संप्रेषण कहलाता है। लेकिन जब वही संप्रेषण हम कक्षा शिक्षण तक ही सम्मिलित कर देते हैं, शिक्षक और छात्र तक ही सम्मिलित कर देते हैं, तो वही संप्रेषण हमारे शिक्षा अधिगम प्रक्रिया को भी प्रभावशाली बना देता है। इस दृष्टि से हम ये समझ सकते हैं कि आज के समय में इस तकनीकी युग में संप्रेषण का विशेष महत्व होता है। एक बार मेरी आवाज अगर यह स्पष्ट रूप से आप सभी तक पहुंच रही हो तो आप हमें सूचित कर सकती हैं। आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम संप्रेषण के अर्थ को देखने की बात करेंगे और संप्रेषण का अंग्रेजी रूपांतरण आप सभी लोगों को पता होगा। उसका अंग्रेजी रूपांतरण कम्युनिकेशन से होता है। आप लोग कॉपी और पेन ही लेकर के बैठे रहिए ताकि एक एक चीजें आप पॉइंट आउट की रहेंगे। और आप सभी को पता है कि बीएड के पेपर में जो भी चीजें आ रही हैं, एक छोटी से छोटी जानकारी आप सभी लोगों को स्पष्ट होनी चाहिए। जो संप्रेषण है इसका अंग्रेजी रूपांतरण कम्युनिकेशन से होता है। यह कम्युनिकेशन लैटिन भाषा के, आपकी किताबों में देखिएगा कोई एक शब्द दिया होगा, लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द कम्युनी या कम्युनिस्ट भी दिया होगा कहीं कहीं किताबों में, कम्युनी COMMUNE कम्युनी, और कम्युनिस्ट भी कहीं कहीं दिया होगा। तो कम्युनी या कम्युनी एक ही शब्द के रूप में लिया जाता है और दूसरा शब्द दिया जाता है कम्युनिकेयर। कम्युनी एवं कम्युनिकेयर से मिल करके ही आज जो अंग्रेजी रूपांतरण कम्युनिकेशन है यह बना हुआ है। यह ध्यान रखने की बात है, यह जो कम्युनी और कम्युनिकेयर शब्द है इसका मूल अर्थ क्या होता है? इसका मूल अर्थ सामान्यतया विचारों, भावों, सूचनाओं का आदान प्रदान करने से होता है। यानी सामान्यतः विचारों, भावों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान करना ही कम्युनिकेशन या संप्रेषण कहलाता है। जैसा कि यह इसका शाब्दिक अर्थ देखने को मिलता है। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम सामान्य या साधारण तरीके से सरलता या सहजता के साथ अपने बातों को, अपने विचारों को, अपने संदेशों को दूसरे व्यक्ति या दूसरे समूह तक पहुंचा पाते हैं, वही कम्युनिकेशन होता है। आप लोग अगर इस बात को देखे होंगे तो इसमें तीन चीजें हमने आप लोगों के समक्ष बताई हैं। पहला, हमने आपको विचार दिया, आइडियाज दिया है। दूसरा, जो आपका भाव पक्ष होता है, अंडरस्टैंडिंग का जो पक्ष होता है। और तीसरा, हमने मैसेज की बात कही है। तो जो आपके विचार हैं, जो भाव हैं और जो मैसेज हैं, इन सब का जो आदान और प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है, यही आपका कम्युनिकेशन होता है। यहाँ एक बात ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इन तीन शब्दों में विचार और संदेश, तो आपको सभी को पता होगा कि विचार क्या होता है, संदेश क्या होता है, इसका कैसे आदान प्रदान करते हैं, कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, ये सभी लोगों को पता होगा। लेकिन जो एक और शब्द हमने प्रयोग किया है, यूज किया है, वह है भाव। यानी संप्रेषण की प्रक्रिया में हम अपनी भावनाओं का भी आदान प्रदान करते हैं। कारण यह है कि अगर हमारे विचारों में, हमारे संदेशों में
यदि हमारी भावनाएं नहीं जुड़ी हैं तो वह संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावशाली नहीं हो सकती है। वह संप्रेषण प्रक्रिया दूसरे पक्ष को सही तरीके से प्रभावित नहीं कर पाएगी। इसलिए जो भी विचार हो, जो भी संदेश हो, उन विचारों और संदेशों में निहित जो भावनाएं होती हैं, वे भावनाओं के साथ ही हम अगर उन विचारों और संदेशों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, तभी जाकर के हम उस संप्रेषण को प्रभावशाली बना पाएंगे और दूसरा व्यक्ति उस संप्रेषण से प्रभावित होकर के अपने विचारों और बातों के माध्यम से सहमत भी प्रदान करता है। तो ये चीजें ध्यान रखने की बात है कि विचार और संदेश से ज्यादा महत्वपूर्ण भाव होते हैं। अब इसका सीधा सा हम दो उदाहरण दे करके स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे यदि आप लोगों में से किसी को पता हो कि जब माता सीता का हरण हो गया था और राम और लक्ष्मण वन वन भटक रहे थे, उस समय एक वियोग श्रृंगार का बहुत पॉपुलर दोहा है। यदि किसी को पता हो तो उस दोहे को जरा हमें बता दीजिए। किसी को पता है? साहित्य के जो लोग भी हैं वो बता सकती हैं। हिंदी साहित्य या रामायण में जिस किसी की भी रुचि हो वह भी बता सकती हैं। किसी को नहीं पता? एनीवन? नहीं पता है। मेरी आवाज आ रही है आप सभी तक? यस सर, आ रही है। चलिए ठीक है, लेकिन दोहा नहीं आ रहा है मेरी ओर। ठीक है, यस तो हाँ, दोहा मैं बता दे रहा हूँ। जब माता सीता का हरण हो रहा था, हो गया था और राम और लक्ष्मण वन वन भटक रहे थे, तो उसमें एक पॉपुलर दोहा है, हे खग मृग हे मधुकर तुम श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यानी सीधी सी बात है, यह जो दोहा है, इस दोहे में वियोग श्रृंगार का भाव निहित है। और मान लीजिए आपको अपने हिंदी साहित्य की टीचिंग के अंतर्गत यही दोहा पढ़ाना हो, तो यह दोहा तो वियोग श्रृंगार का है ना। और अगर इस दोहे की व्याख्या करते समय आपके अंदर अगर वियोग श्रृंगार का भाव नहीं आता है, तो क्या बच्चे इसके अंदर निहित वियोग श्रृंगार के भाव को आत्मसात कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। यानी कि सीधी सी बात है, इस वियोग श्रृंगार वाले दोहे को आप ठहाका लगाते हुए पढ़ा रही हैं, तो संभव नहीं है कि आप उस निहित संदेश को उन छात्रों तक पहुंचा पाए जो कि उस दोहे में निहित है। दूसरी ओर अगर आप ध्यान देंगे, जहां तक मुझे याद है कि माखनलाल चतुर्वेदी की वह रचना है, अगर मैं भूल रहा हूं तो आप हमें थोड़ा बता भी दीजिएगा, कि बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह तो एक वीर रस प्रधान कविता है और इस वीर रस प्रधान कविता में जब बच्चों के समक्ष आप व्याख्या करती हैं, तो वीर रस का यदि भाव नहीं है तो इस कविता को पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रहेगा, कोई भी प्रभावकारिता संबंधित छात्र छात्राओं को नहीं पड़ेगा। इसलिए वह ओज, वह उत्साह इस कविता को व्याख्या करते समय होना चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य है, चाहे कोई गद्य हो, चाहे कोई पद्य हो, चाहे इतिहास का ही कोई प्रकरण हो, कोई भी प्रकरण हो, उस प्रकरण में निहित भाव महत्वपूर्ण होता है। और जब उन सूचनाओं को, उस निहित सूचनाओं को, संदेशों को, विचारों को उस भावना के साथ हम
छात्रों तक पहुंचाते हैं, दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, तो वही विचार, वही संदेश उसको इतना ज्यादा प्रभावित कर देगा कि शायद फिर से आपको उनको बताने की आवश्यकता नहीं होगी। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि कम्युनी और कम्युनिकेशन का सीधा सा तात्पर्य सामान्य विचारों, भावों एवं संदेशों का आदान प्रदान से होता है। अगली बात यदि हम कहें तो इसके संबंधित बहुत सारी परिभाषाएं भी हैं, जिसके आधार पर हम परिभाषाओं को देख भी सकते हैं। जितनी भी परिभाषाएं हैं, उन सभी परिभाषाओं को यदि आप देखेंगे तो उसमें कहीं न कहीं वही विचार, वही भाव, वही संदेश के आदान प्रदान से ही संबंधित तथ्य दिखाई देंगे। उन परिभाषाओं को प्रस्तुत करने के लिए मैं आप लोगों के समक्ष एक पीपीटी भी प्रस्तुत करने वाला हूं और उसके लिए मुझे स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। तो मेरी आवाज यदि आ रही है तो एक बार और क्लियर हमको कर दीजिए। यहाँ आ रही है, ताकि मैं स्क्रीन शेयर करके पीपीटी के माध्यम से आप सभी लोगों को आगे की चीजें बताते चलूं, ताकि और चीजें क्लियर होती चली जाए। यस सर, आ रही है। यस सर, आ रही है आपकी आवाज। चलिए ठीक है, तो हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं और स्क्रीन शेयर करने के लिए मुझे पीडीएफ की ओर जाना पड़ेगा। स्क्रीन शेयर हो गया ओपन? स्क्रीन शेयर हो गया होगा? यस सर। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ये चीजें आपके समक्ष प्रस्तुत हो गई होंगी, जिसमें संप्रेषण लिखा होगा, और यही सारी चीजें अभी तक हमने पढ़ाया है। दिखाई दे रहा है सभी लोगों को? नहीं सर, बस संप्रेषण लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो वही अभी दिखा रहे हैं ना, और उसके अलावा तो कुछ अभी हमने दिखाया नहीं। ओके सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी जो भी चीजें बताई हैं, इन चीजों को आप देख सकती हैं कि संप्रेषण का अर्थ क्या होता है। जो भी सारी चीजें हमने आपको बता दिया है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में संप्रेषण का अत्यधिक महत्व होता है। प्राचीन काल और आधुनिक काल से हमने जो भी बातें आप सभी लोगों को बताई हैं, ये सारी चीजें स्पष्ट हो रही हैं कि प्राचीन काल में जो संप्रेषण का माध्यम होता था वह क्या था, और आधुनिक काल में जो वैज्ञानिक और तकनीकी युग है, इसमें बहुत सारे मोबाइल और तकनीकी युग आ गया है, जिसमें हम अपने विचार शाब्दिक और अशाब्दिक, शाब्दिक व और अशाब्दिक यदि आवाज आ रही हो तो थोड़ा स्पष्ट करें आप सभी। यस सर, आ रही है। यस सर, आ रही है। आ रही है आवाज? यस सर, आ यस सर। आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। ओके ओके, असल में बीच बीच में किसी का कॉल आ जाता है मोबाइल पर, तो कनेक्शन टूट जाता है। दूसरी बात, हमने आप सभी लोगों को संप्रेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसके बारे में आप सभी लोगों को स्लाइड के माध्यम से हमने प्रस्तुत किया है कि संप्रेषण का अर्थ क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। और यह कम्युनिकेशन शब्द लैटिन भाषा के कम्युनी और कम्युनिकेयर से बना है। इस कम्युनी और कम्युनिकेयर का अर्थ सामान्य विचारों, भावनाओं, सूचनाओं का आदान प्रदान से लगाया जाता है। इसका सीधा सा तात्पर्य है किसी भी व्यक्ति द्वारा जो सामान्य विचार हैं, भावनाएं हैं, सूचनाएं हैं, उनका सरलतम रूप में अन्य व्यक्तियों एवं समूहों में वितरित करना ही संप्रेषण कहलाता है। इसकी व्याख्या भी हमने अलग तरीके से किया है, बस इसमें आप सभी लोगों को लाइनें मिलेंगी। अगली बार यदि हम चलते हैं
तो सबसे पहले एक लोगों की परिभाषाएं आती है, जिसमें एमरी आल्ट तथा एट्री के अनुसार आप देखेंगे। इन्होंने कहा कि साधारणतया संप्रेषण एक या एक से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों, सूचनाओं, अनुभूतियों के आदान प्रदान की कला है। अब यहाँ ध्यान रखिए, विचारों सूचनाओं की बात तो हमने आपसे कर दिया। यहाँ एक तीसरा शब्द अनुभूतियों को दिया है। अनुभूतियों का सीधा सा संबंध कहीं न कहीं आपकी भावनाओं से ही होता है। तो कहीं न कहीं जो मूल शाब्दिक अर्थ है संप्रेषण का, यह मूल शाब्दिक अर्थ इस परिभाषा में देखने को मिलता है। अंग्रेजी माध्यम के लोगों के लिए इसका इंग्लिश वर्जन भी हमने पॉइंट आउट कर दिया है। Simply defined, communication is the art of transmitting ideas, information and attitude from one person to another। तो ये परिभाषाएं हैं। एक दो और परिभाषाएं हम देख सकते हैं। ल्यूमिस एवं वीगल के अनुसार संप्रेषण वह विशेष प्रकार की क्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था या प्रणाली में सूचनाओं, निर्णयों एवं परामर्शों द्वारा लोगों के ज्ञान, मतों तथा अभिवृत्तियों में बदलाव या सुधार लाया जाता है। कहीं न कहीं ये सारी चीजें आपको विचारों के आदान प्रदान से ही डिसाइडेड होती है। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण डॉक्टर रणजीत सिंह की परिभाषा है। इनसे स्पष्ट चीजें हो जाती है और इसको आप एजुकेशन से भी ऐड कर सकते हैं, टीचिंग से भी ऐड कर सकते हैं। संप्रेषण से आशय प्रेषक एवं प्रापक के बीच संदेश के आदान प्रदान से है। यह अंतर वैयक्तिक आदान प्रदान की प्रक्रिया है। यहाँ प्रेषक और प्रापक का तात्पर्य होता है सेंडर एंड रिसीवर से होता है। यानी सेंडर जो मैसेज भेजता है, रिसीवर जो मैसेज प्राप्त करता है, इन दोनों के बीच आदान प्रदान की प्रक्रिया को डॉक्टर रणजीत सिंह जी ने संप्रेषण नाम दिया है। इन्होंने इसके साथ साथ यह भी कहा है कि यह एक अंतर वैयक्तिक आदान प्रदान की प्रक्रिया है। यहाँ अंतर वैयक्तिक का 1 to 1, यानी कहीं न कहीं इन्होंने संप्रेषण को थोड़ा संकुचित दायरे में रखा है। अंतर वैयक्तिक का मतलब था एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से। और कहीं न कहीं अगर इनकी परिभाषाओं को देखेंगे तो प्रेषक और प्रापक दो ही व्यक्तियों के बीच आदान प्रदान की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। तो इस लाइन में इनके एकल और दूसरे लाइन में इनके व्यापक परिभाषाएं दोनों रूप में देखने को मिल सकती हैं। यहाँ प्रेषक और जो प्रापक दिया है, प्रेषक एक भी होते हैं, दो भी हो सकते हैं, समूह में भी हो सकते हैं। प्रापक भी एक हो सकता है, दो हो सकता है, समूह में भी हो सकता है। लेकिन इन दोनों को मिलाकर के प्रेषक और प्रापक के रूप में ही इन्होंने अंतर वैयक्तिक आदान प्रदान की प्रक्रिया कहा है। यहाँ अंतर वैयक्तिक आदान प्रदान का सीधा सा तात्पर्य होता है कि इंटरेक्शन, अंतर वैयक्तिक इंटरेक्शन प्रोसेस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर रणजीत सिंह के अनुसार। ये सारी परिभाषाएं कहीं न कहीं आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसके इंग्लिश वर्जन को भी हमने आप लोगों के समक्ष रखा है। पॉइंट आउट करते हुए आप सभी लोग इन चीजों को फोकस कर सकते हैं। मेरी आवाज स्पष्ट हो रही हो तो एक बार और क्लियर कर दीजिए, क्योंकि चीजें स्पष्ट नहीं तो हमने स्क्रीन शेयर किया है। यस सर, आ रही है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि संप्रेषण प्रक्रिया के घटक कौन कौन से होते हैं। ये ध्यान रखने की बात है। अभी अभी हमने डॉक्टर रणजीत सिंह के अनुसार हमने आपको बताया कि संप्रेषण का आशय प्रेषक और प्राप्तकर्ता से होता है या प्रेषक एवं प्रापक से होता है। यहाँ ध्यान रखने की बात है, आपके संप्रेषण की प्रक्रिया के दो घटक या दो तत्व तो इनकी परिभाषाएं में ही मिल गए, एक प्रेषक, दूसरा प्रापक। तीसरा घटक अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको तीन चीजें बताई, वह विचार है, भाव है, सूचनाएं हैं। इन सब को हम एक मैसेज के अंतर्गत डाल देंगे
तो मैसेज भी एक तीसरा घटक सामने आता है। और ये सभी लोगों को पता है कि कोई भी प्रेषक, कोई भी प्रापक किसी भी संदेश को किसी न किसी के द्वारा भेजता है। प्राचीन काल में कहें, अभी हमने उदाहरण दिया था दुंदुभी बजा करके, तीर कमान से, या व्यक्तिगत रूप से पहुंचा करके भी। आधुनिक समय की बात करें तो हम मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से दूसरे तक सूचनाएं पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो प्रेषक, प्रापक, संदेश और एक अगला तत्व या कंपोनेंट मिल गया आपका मीडिया या माध्यम। यह भी ध्यान रखने की बात है कि प्रेषक द्वारा सूचनाएं प्रापक तक पहुंचाना ही महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि प्रापक प्रेषक द्वारा भेजी गई सूचनाओं को सुने, समझे और रिस्पांस करें, यह भी जरूरी होता है। यदि वह रिस्पांस नहीं करता है तो उस संदेश या सूचना का कोई मतलब या तात्पर्य नहीं होता है। और कोई भी प्रापक सूचनाओं से संबंधित रिस्पांस कब करेगा? जब उसको पुनर्बलन मिलेगा, जब उसको प्रतिपुष्टि मिलेगी। इस दृष्टि से यदि हम देखेंगे पूरे रूप में, तो संप्रेषण प्रक्रिया के कुल 5 घटक मूल रूप से सामने आते हैं। उन घटकों में यदि हम उनका क्रम, कभी कभी परीक्षा में क्रम भी पूछ देता है कि संप्रेषण प्रक्रिया के क्रम का निर्धारण कीजिए, तो ध्यान रखिए संप्रेषण प्रक्रिया के क्रम के अंतर्गत प्रेषक, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता और प्रतिपुष्ट, यह इसका क्रम होता है। सेंडर, मैसेज, मीडिया, रिसीवर, फीडबैक, ये 5 घटक होते हैं। और इन्हीं 5 घटकों के आधार पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रेषक अपनी संप्रेषण प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। इन्हीं चीजों को आगे हम सर एक बार और बोल दीजिए। सामने आ गया है आप सभी लोगों के समक्ष। Yes, sir. संप्रेषण प्रक्रिया के कौन कौन से घटक होते हैं, ये ध्यान रखिए। अभी अभी हमने आपको बताया कि संप्रेषण प्रक्रिया में प्रेषक, माध्यम, संदेश, प्रापक, प्रतिपुष्ट, ठीक है। तो यहां ध्यान रखना है कि यह तो इधर उधर क्रम दे दिया है, लेकिन उस क्रम को सही तरीके से प्रस्तुत करने के लिए हमने एक रेखा चित्र भी बगल में बनाया है। प्रेषक, माध्यम, संदेश, प्रापक, प्रतिपुष्ट, वो सारी चीजें तो हैं। सबसे पहला नंबर प्रेषक का आता है। प्रेषक को सेंडर या कम्युनिकेटर भी कहते हैं। प्रेषक को हम स्रोत भी कहते हैं। प्रेषक को हम संकेतक भी कहते हैं। प्रेषक को हम संचारक भी कहते हैं। प्रेषक को हम वक्ता भी कहते हैं। प्रेषक को हम सूचना प्रदाता भी कहते हैं। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, लेकिन अंग्रेजी में केवल 2 ही हैं, सेंडर और कम्युनिकेटर। अब यहां ध्यान रखने की बात है कि प्रेषक कौन हो सकता है, प्रेषक कैसा होना चाहिए, प्रेषक के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए, इन सब बातों पर हमको ध्यान देना होगा। इसके लिए पुनः हमको पुनः सही स्क्रीन पर आना पड़ेगा। स्क्रीन शेयर अब समाप्त हो गया होगा, जैसा कि मुझे आशा है कि सभी लोगों को स्क्रीन शेयर तो मैं दिखाई दे रहा हूँगा। आवाज आ रही है स्पष्ट रूप से? यस सर आ रही है। चलिए ठीक है। तो हमने कुल 5 घटकों के बारे में बताया है। पहला घटक हमने आपको बताया प्रेषक। ध्यान रखिए,
यह संप्रेषण प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। प्रेषक पूरी संप्रेषण प्रक्रिया अगर सही तरीके से संचालित होनी है तो प्रेषक का योग्यवान होना जरूरी है, प्रेषक का क्षमतावान होना जरूरी है, प्रेषक के अंदर ज्ञान होना जरूरी है, प्रेषक के अंदर भावनाएं होनी जरूरी है। यानी यदि प्रेषक क्षमतावान है, योग्य है, वह विभिन्न प्रकार के संदेशों को अपने शब्दों में व्यक्त करने वाला हो, तो यह माना जाता है कि संप्रेषण प्रक्रिया एकदम स्पष्ट होगी और आपके समय में या प्राचीन काल से लेकर के मध्यकाल में बहुत सारे ऐसे प्रेषक मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे गुरु मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे स्रोत मिलेंगे जिनके स्रोत संदेश भेजने से ही दूसरा व्यक्ति प्रभावित हुआ है और प्रभावित होकर के अपना ही नहीं अपने उस प्रेषक का भी नाम रोशन किया है। आप यदि प्लेटो का नाम लेते हैं तो सुकरात एक तरह से प्रेषक की भूमिका प्लेटो के लिए निभा। अगर अरस्तु की बात करते हैं तो प्लेटो गुरु के रूप में, प्रेषक के रूप में अरस्तु को दिशा निर्देश देने वाले हैं। समाज में, भारत में, विश्व में बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे कि अगर प्रेषक अच्छा है, गुरु अच्छा है, स्रोत अच्छा है, तो उसके माध्यम से जो भी विचार उत्पन्न होंगे, उसके माध्यम से जो भी संदेश आएंगे, उसके माध्यम से जो भी भावनाएं निकलेंगी वे प्रभावकारी होंगी और प्रापक यानी रिसीवर तक जो ही पहुंचेंगी, रिसीवर उसको प्राप्त करके वहां तक सूचनाएं नहीं देता है बल्कि अन्य जनों तक भी सूचनाओं को पहुंचाने का कार्य करता है। इसलिए प्रेषक को योग्य होना चाहिए, क्षमतावान होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए, तभी जाकर के संप्रेषण प्रक्रिया स्पष्ट हो सकती है। दूसरा आता है संदेश। ये ध्यान रखना है, संदेश एक महत्वपूर्ण फैक्टर या कंपोनेंट होता है संप्रेषण की प्रक्रिया का। संदेश यदि न हो तो प्रेषक और प्राप्तकर्ता के मध्य संप्रेषण प्रक्रिया होना संभव नहीं है। इसलिए संदेश के लिए क्या गुण होना चाहिए? पहला, संदेश ऐसा हो जो प्राप्तकर्ता के मानसिक स्तर के अनुसार हो। यदि प्राप्तकर्ता के मानसिक स्तर के अनुरूप होगा तो निश्चित रूप से वह उसे प्रभावित भी करेगा। बहुत ज्यादा क्लिष्ट न हो संदेश, और संदेश ऐसा हो जिसे सरल से सरल तरीके से प्रेषक अपने शब्दों में अभिव्यक्त भी कर सके। संदेश ऐसा हो जो सरल तरीके से विभिन्न माध्यमों से प्रेषक तक पहुंचाया जा सके। इसलिए संप्रेषण की प्रक्रिया में प्रेषक और संदेश का बेहद महत्वपूर्ण स्थान होता है। वहीं तीसरे तत्व की यदि हम बात करते हैं, माध्यम की बात करते हैं, तो यहाँ ध्यान रखने की बात है पूरे के पूरे कंपोनेंट खूब अच्छे क्यों ही ना हो, यदि माध्यम गड़बड़ हो गया, मीडिया गड़बड़ हो गया तो संप्रेषण की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाएगी। प्रेषक प्रापक को नहीं प्रभावित कर पाएगा और प्रापक प्रेषक को नहीं प्रभावित कर पाएगा, चाहे कितना ही अच्छा संदेश क्यों न हो। इसलिए मीडिया का बेहद महत्वपूर्ण है। इसका जीता जागता उदाहरण कल और आज की परिस्थिति है। कल जब हमने यह क्लास लेना प्रारंभ किया था तो हमारे और आपके बीच का जो यह माध्यम है, इंटरनेट या मोबाइल, ये दोनों गड़बड़ हो गए, इसमें कुछ कमी आ गई, जिसके कारण एक प्रेषक के रूप में जो सूचनाएं, जो विचार मैं आप तक पहुंचाना चाहता था वह विचार आप तक नहीं पहुंच पाए। शायद आज कमियां कम देखने को मिली तो मैं अपनी बातों को आप तक स्पष्ट तरीके से, सही तरीके से पहुंचा पा रहा हूं। ये चीजें कहीं न कहीं मीडिया माध्यम पर निर्धारित होती है। आप लोग बहुत सारे व्हाट्सएप चैटिंग करती होंगे, बहुत सारे सखी दोस्त होंगे। आप देख लीजिए,
हर रोज कोई भी ऐसी सखी होगी, रोज सुबह आप गुड मॉर्निंग अगर भेज देती हैं, रोज का रोज गुड मॉर्निंग भेजती हैं, उधर से एक भी रिस्पांस नहीं आता है। 1 महीने 1.5 महीने बाद क्या करेंगी आप? या तो उसके घर जाकर के मारेंगी, या तो उसका व्हाट्सएप ब्लॉक कर देंगे कि हम ही को गर्ज पड़ा है कि हम ही केवल गुड मॉर्निंग कहें, उसका कोई रिस्पांस नहीं है। ये चीजें ध्यान रखना। कहीं कहीं आप कॉल करते हैं तो कहते हो एयरटेल का नेटवर्क खराब है, जियो का नेटवर्क बढ़िया है, थोड़ा छत पे चले वहां नेटवर्क अच्छा है। ये नेटवर्क न होना, नेटवर्क का गड़बड़ होना, ये क्या दर्शाता है? आपके और आपके मित्र यानी जो प्राप्त करता है वहां तक सूचनाएं हम सही तरीके से नहीं पहुंचा पा रहे हैं, यह माध्यम की गड़बड़ी होती है। तो ये ध्यान रखना है, प्रेषक कितना ही योग्य क्यों न हो, कितना ही क्षमतावान क्यों न हो, संदेश कितना ही अच्छा क्यों न हो, कितने ही अच्छे ढंग से वह बालकों के व्यवहार में परिवर्तन न कर पाए, अगर माध्यम खराब है तो निश्चित रूप से वह संप्रेषण की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाएगी। तो 3 चीजों के बारे में हमने बताया, प्रेषक, संदेश और तीसरा प्राप्तकर्ता। चौथा जो तत्व या कंपोनेंट आता है वह प्रापक, प्राप्तकर्ता या रिसीवर होता है। यहां ध्यान रखने की बात है कि जैसे एक प्रेषक को योग्य होना चाहिए, क्षमतावान होना चाहिए, उसका मेंटल लेवल एक प्रापक या प्राप्तकर्ता से हाई लेवल का होना चाहिए, उसी तरीके से एक प्रापक या रिसीवर भी क्षमतावान होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, उसका मेंटल लेवल इतना होना चाहिए कि वह किसी भी संदेश को जो प्रेषक द्वारा भेजा जा रहा है उस संदेश को आत्मसात कर सके। जिस भाव में प्रेषक संदेश को भेज रहा है उस भाव को तुरंत कनेक्ट कर सके, ऐसा रिसीवर होना चाहिए, ऐसा प्रापक होना चाहिए। अगर ऐसा प्रापक होगा तो प्रेषक द्वारा जो भी विचार, जो भी संदेश, जो भी मैसेज किसी माध्यम के द्वारा भेजे जा रहे हैं वह प्राप्तकर्ता उसको समझेगा, और जब समझ लेगा तो उसको अच्छा लगेगा, उसको अच्छा लगेगा, और जब उसको अच्छा लगेगा तो वह रिस्पांस किए बिना रह नहीं पाएगा। और जो ही रिस्पांस आया इसका सीधा सा तात्पर्य उसको रीइंफोर्समेंट या फीडबैक मिला है। तो रीइंफोर्समेंट या फीडबैक वह 5वां कंपोनेंट होता है संप्रेषण की प्रक्रिया के द्वारा, जिसके द्वारा संप्रेषण की प्रक्रिया पूरी होती है। इस तरीके से प्रेषक, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता और प्रतिपुष्ट फीडबैक, ये 5 कंपोनेंट होते हैं संप्रेषण के, जिसके द्वारा संप्रेषण की प्रक्रिया स्पष्ट होती है। अब थोड़ा सा हम यहाँ ध्यान देंगे, एक बार क्लियर कर दीजिए कि मेरी आवाज स्पष्ट रूप से पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? आ रही है सर। आज नहीं कोई दिक्कत है? नहीं सर, नो। नो सर। चलिए अच्छा है। आगे हम बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा इन घटकों को हम अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से जोड़ने का कार्य करते हैं। आप लोग जोड़ पाएंगे? कोई लोग? क्योंकि हम केवल संप्रेषण पढ़ें और उसको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से न जोड़ें तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। यदि आप संप्रेषण के कंपोनेंट की बात करते हैं, प्रेषक शिक्षण की अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक, कंपोनेंट संप्रेषण का संदेश, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु, माध्यम अगर हम बात करें तो माध्यम 2 तरीके के हम लोग यूज करते हैं शिक्षण अधिगम। एक तो मौखिक रूप में जो
क्लासरूम टीचिंग करते हैं, और दूसरा जो इस समय हम लोग कर रहे हैं मौखिक रूप में, और इंटरनेट, मोबाइल, ये आधुनिक तकनीकी को लेकर के हम सूचनाओं को आप तक पहुंचा रहे हैं। तीसरा अगला जो प्रापक या रिसीवर होता आप खुद हो, और जब मैं कोई प्रश्न पूछ रहा हूं, आपको लग रहा है कि हाँ ये जवाब देना चाहिए, यह आपकी प्रतिपुष्टि को दर्शाता है कि मेरे तक आप बात पहुंचा रही हैं। तो कहीं न कहीं जो भी संप्रेषण के कंपोनेंट हैं, ये कंपोनेंट सीधे के सीधे हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। एक प्रेषक के रूप में शिक्षक शिक्षण कार्य करता है, और संदेश के रूप में विषय वस्तु को छात्र रूपी प्रापक तक पहुंचाने का कार्य करता है। शिक्षक अपनी योग्यता, अपनी क्षमता के अनुसार उस विषय वस्तु को अपने रूप में कोडिंग करता है, उसको व्यवस्थित करता है, उसको अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करता है, और वह विभिन्न माध्यमों से छात्रों तक पहुंचाने का कार्य करता है। छात्र उस संदेश को सरलतम तरीके से अपने मानसिक स्तर के अनुसार समझते हैं और उस तरीके का फीडबैक देते हैं। इसके आधार पर संप्रेषण प्रक्रिया पूर्ण होती है। यानी सीधी सी बात है, यदि आप संप्रेषण की चर्चा करेंगे तो संप्रेषण का यह कतई तात्पर्य नहीं होता है कि प्रेषक द्वारा संदेश को रिसीवर तक पहुंचा देना, यह कतई नहीं होता है। प्रेषक द्वारा प्राप्तकर्ता को संदेश पहुंचाना संप्रेषण कभी नहीं कहा जा सकता, बल्कि प्राप्तकर्ता प्रेषक द्वारा भेजे गए संदेश को उसी अर्थ, उसी भाव में समझे और समझ करके रिस्पांस करे, यह भी जरूरी होता है। और जब तक रिस्पांस करके नए विचार को प्रेषक तक नहीं पहुंचाता है, तब तक वह संप्रेषण प्रक्रिया पूर्ण नहीं मानी जाती है। इस दृष्टि से यदि आप संप्रेषण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना चाहें, तो आप कह सकते हैं कि संप्रेषण एक मार्गी प्रक्रिया नहीं होती। संप्रेषण एक द्विमार्गी प्रक्रिया है, जिसमें एक मार्ग वह होता है कि प्रेषक प्राप्तकर्ता तक विचारों को पहुंचाता है, संदेशों को पहुंचाता है माध्यम के द्वारा। वहीं प्राप्तकर्ता उन विचारों को, संदेशों को पढ़ करके फीडबैक प्राप्त करता है, और फीडबैक प्राप्त करते हुए एक नए विचार, नए संदेश को विभिन्न माध्यम से पुराने प्रेषक तक पहुंचाने का कार्य करता है। यह दूसरा मार्ग होता है। तो प्रेषक तक प्राप्तकर्ता को संदेश पहुंचाना, फिर प्राप्तकर्ता से नए संदेश तक प्रेषक तक पहुंचाना, यह क्रम अनवरत चलता रहता है। यही संप्रेषण प्रक्रिया कहलाती है। यानी कि एक शिक्षक का विषय वस्तु या प्रकरण से संबंधित विभिन्न शिक्षण बिंदुओं को, विभिन्न व्याख्याओं को छात्रों तक पहुंचाना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। छात्र समझें और समझ करके रिस्पांस करें, पुनर्बलन प्राप्त करके रिस्पांस करें, और शिक्षक तक वह रिस्पांस पहुंचे, यह भी जरूरी होता है। और जब तक ये नहीं होगा, तब तक ना संप्रेषण कार्य प्रभावशाली हो सकता है, और ना ही हमारा शिक्षण कार्य प्रभावशाली हो सकता है। इसलिए जरूरी होता है कि संप्रेषण को प्रभावशाली बनाने के लिए संप्रेषण की द्विमार्गी प्रक्रिया जिस प्रकार आवश्यक है, उसी प्रकार शिक्षण कार्य को भी प्रभावशाली बनाने के लिए यह शिक्षण संप्रेषण वाली जो द्विमार्गी प्रक्रिया है, इसका होना अत्यंत आवश्यक होता है, जिसे हम विभिन्न रूपों में शो भी कर सकते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से फिर से मैं आप लोगों समक्ष स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप लोग देख सकते हैं।
स्क्रीन शेयर हो रहा है? आप लोग Yes, क्लियर sir. करिएगा। आप लोग देख सकते हैं। हमने परिभाषाओं तक बताया था, ये घटक के बारे में हमने बताया था। आप देखिए संप्रेषण प्रक्रिया कैसे स्पष्ट होती है। इन चीजों को यदि आप देखेंगे तो सबसे पहला क्या है, प्रेषक से चीजें प्रारंभ होती हैं। प्रेषक किसी न किसी संदेश का चयन करता है और उसको अपने हिसाब से व्यवस्थित करता है, और संदेश का चयन करते हुए वह विभिन्न माध्यमों का चयन करता है, और माध्यमों का चयन करते हुए वह रिसीवर के पास उस संदेश को पहुंचाता है। रिसीवर उस संदेश को पढ़ता है, और जब पढ़ता है तो उसको वह संदेश बहुत ही अच्छा लगता है। जब वह संदेश अच्छा लगता है तो उसको प्रतिपुष्टि मिलती है, पीछे से प्रतिपुष्टि मिलती है, और जब प्रतिपुष्टि मिलती है तो धीरे से वह प्रतिक्रिया करने के लिए तैयार होता है, और प्रतिक्रिया करते हुए वह प्रेषक तक अपने विचारों को पहुंचाता है। तो इस दृष्टि से आप देख सकते हैं कि प्रेषक केवल संदेश को प्रापक तक पहुंचाता ही नहीं है, बल्कि प्रापक उस संदेश को पढ़ करके पुनः प्रतिक्रिया के स्वरूप प्रेषक तक पहुंचाने का भी कार्य करता है। इस दृष्टि से एक मार्ग तो आपका यह हो गया और दूसरा मार्ग यह हो गया। इस दृष्टि से जो संप्रेषण की प्रक्रिया है यह एक मार्गी नहीं बल्कि द्विमार्गी प्रक्रिया है, बल्कि द्विमार्गी प्रक्रिया है। इस दृष्टि से मेरी आवाज स्पष्ट हो रही हो तो क्लियर करिए आप लोग। Yes, sir, आ रही है। चलिए थोड़ा सा और है, हम देख लेंगे। आप देख लीजिए, प्रेषक संदेश को क्या करता है, अपने शब्दों में व्यक्त करता है, अपने शब्दों में व्यवस्थित करता है। तो जब प्रेषक किसी संदेश को अपने शब्दों में व्यवस्थित करता है, व्यवस्थित करने का मतलब वो कूटबद्ध करता है, कूट लेखन करता है। कूट लेखन का सीधा सा तात्पर्य होता है वह कोडिंग करता है, वह कोडिंग करता है। कूट लेखन का मतलब क्या करता है, वह कोडिंग करता है। किसका, संदेश का, वह संदेश का कोडिंग करता है। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रेषक संदेश का कोडिंग करता है इसलिए प्रेषक को एक और नाम हम देते हैं इनकोडर। तो इनकोडर का काम क्या होता है, संदेश की कोडिंग करना, संदेश को अपने शब्दों में व्यवस्थित करना। इसलिए प्रेषक को इनकोडर कहते हैं, ENCODER, इनकोडर कहते हैं। क्यों इनकोडर कहते हैं, क्योंकि वह संदेश की कोडिंग करता है। और जब वही संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंच जाता है, जो कोडिंग किया हुआ संदेश, तो प्राप्तकर्ता क्या करता है, जो कूटबद्ध संदेश होता है उसका कूटवाचन करता है। कूटवाचन का सीधा सा तात्पर्य एक अंग्रेजी होता है डीकोडिंग। तो प्रापक क्या करता है, डीकोडिंग करता है। तो चूंकि रिसीवर डीकोडिंग करता है इसलिए उसको डीकोडर कहते हैं। और डीकोडिंग के माध्यम से वह रिसीवर या डीकोडर उस संदेश को पढ़ता है, समझता है, और समझ करके रिस्पांस करता है। इस दृष्टि से संप्रेषण की प्रक्रिया में प्रेषक जो संदेश भेजने वाला होता है उसको इनकोडर कहा जाता है, तथा जो संदेश प्राप्त करने वाला होता है उसको डिकोडर होता है। जो इनकोडर होता है वह संदेश की कोडिंग करता है, तथा रिसीवर जो होता है या डिकोडर जो होता है वह संदेश की डिकोडिंग करता है। तो इनकोडर
कभी डीकोडर होता है, डीकोडर कभी इनकोडर होता है। यानी पहले हाफ में संदेश भेजने वाला इनकोडर, दूसरे हाफ में प्राप्त करने वाला डीकोडर, दूसरे हाफ में प्राप्त करने वाला इनकोडर, और पुराना प्रेषक क्या हो जाएगा, डीकोडर। यही इनकोडिंग, डीकोडिंग, इनकोडिंग, डीकोडिंग की प्रक्रिया अनवरत रूप से चलती चली आती है। यानी कि इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो संप्रेषण है वह एक मार्गी नहीं बल्कि द्विमार्गी प्रक्रिया है, और यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है। सतत चलने वाली प्रक्रिया का सीधा सा तात्पर्य है यह एक अनवरत प्रक्रिया है, जिसमें प्रेषक संदेशों की डिकोडिंग करता है, प्राप्तकर्ता तक पहुंचाता है, वह डिकोडिंग करता है, फिर इनकोडर बन करके प्रेषक पुराने प्रेषक तक पहुंचाने का प्रयास करता है। तो इनकोडर डिकोडर, इनकोडिंग डिकोडिंग होते हुए यह संप्रेषण की प्रक्रिया क्रमशः आगे की ओर बढ़ती हुई चली जाती है। इसी के संदर्भ में लास्ट पॉइंट स्लाइड की ओर अगर हम चलेंगे तो देखेंगे कि संप्रेषण की प्रक्रिया की विशेषताएं क्या है। स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है? यस सर। हाँ, ये लास्ट पॉइंट है, संप्रेषण की विशेषताएं। जो भी चीजें हमने आपको बताई हैं अभी तक, वे सारी चीजें आप सभी लोगों को इन पॉइंट्स में मिल जाएंगे। सबसे पहला क्या है, संप्रेषण एक मानवीय प्रक्रिया है। स्वाभाविक है, इसमें एक व्यक्ति या एक समूह दूसरे व्यक्ति या दूसरे समूह तक अपनी बातों को, संदेशों को, विचारों को पहुंचाते हैं। दूसरा पॉइंट हमने आपको बताया कि संप्रेषण प्रेषक व प्राप्तकर्ता के व्यवहारों को प्रभावित करता है। बिल्कुल, अपनी क्षमता, अपनी योग्यता के आधार पर प्रेषक प्राप्तकर्ता को प्रभावित करता है तथा प्राप्तकर्ता प्रेषक को प्रभावित करता है। संप्रेषण सदैव गत्यात्मक होता है, एक गतिशील प्रक्रिया होती है। यानी जब तक कोई शिक्षार्थी या शिक्षक लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तब तक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत संप्रेषण को संचालित या गतिशील बनाए रखते हैं। इसलिए संप्रेषण सदैव गत्यात्मक होता है। संप्रेषण के 5 तत्व होते हैं। हमने पांचों तत्वों का नाम अभी अभी पूरा का पूरा डिस्क्राइब किया है। ये सारी चीजें प्रेषक, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता, प्रतिपुष्ट, ये हमने बताया ही है। अगला पॉइंट है, संप्रेषण में सूचनाओं या संदेशों को व्यक्ति तक, देखिए थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, संदेशों को व्यक्ति तक या समूह, या जमूह नहीं समूह होगा, ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति या समूह से दूसरे व्यक्ति या समूह तक भेजना पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि प्राप्तकर्ता उसी अर्थ में समझे जिस भाव में उसे सूचना दी गई है, यह भी जरूरी है, जिसको डिस्क्राइब हमने पहले ही स्लाइड में कर दिया था। अगला पॉइंट है, अभी अभी हमने आपको बताया, सूचना भेजने वाले को इनकोडर तथा सूचना प्राप्त करने वाले को डीकोडर कहा जाता है। सूचना प्राप्त करने वाले को डीकोडर कहा, इनकोडर क्यों कहा जाता है, क्योंकि वह संदेशों को कूटबद्ध करता है। डीकोडर क्यों कहा जाता है, क्योंकि वह सूचनाओं को या संदेशों को डीकोडिंग या कूटवाचन करता है। अगला पॉइंट हमने आपको अभी भी बताया है कि संप्रेषण द्विमार्गी प्रक्रिया है। दो व्यक्ति या दो समूह के मध्य संदेश की अदला बदली होती है। और सबसे लास्ट पॉइंट है कि संप्रेषण एक सतत व कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये सारी चीजें हमने आपको बताई हैं, जिसके द्वारा आप चीजों को समझ सकते हैं। जो भी चीजें हमने आज आप लोगों को बताई हैं, संप्रेषण का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषाएं क्या हैं, उसके कंपोनेंट क्या हैं, संप्रेषण प्रक्रिया क्या होती है, कक्षा शिक्षण में हम संप्रेषण को शिक्षकों के साथ कैसे, छात्रों के साथ कैसे, पाठ्यवस्तु के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, इन समस्त बिंदुओं को हमने आज क्लियर किया है। कल भी हमारा संप्रेषण का ही टॉपिक रहेगा, जिसमें हम संप्रेषण के सिद्धांत पढ़ेंगे, संप्रेषण के प्रकार पढ़ेंगे और संप्रेषण की वर्तमान समय में उपयोगिता क्या है। इन चीजों को, 3 बिंदुओं को लेकर के हम चलेंगे और
जाते जाते एक बार पुनः क्लियर कर दीजिए कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। सर बहुत अच्छी लगी, सब समझ में आया। थैंक यू सर। चलिए गुड नाइट, कल फिर नए टॉपिक के साथ हम लोग। हाँ बोलिए। सर कुछ पूछना है। हाँ पूछिए। सर इसमें लिखा है कम्युनिकेशन इज एन ऑब्जेक्टिव प्रोसेस। हाँ तो ठीक ये तो है। characteristics- कम्युनिकेशन इज ऑब्जेक्टिव प्रोसेस। ऑब्जेक्टिव को दो रूपों में आप प्रस्तुत कर सकते हैं। एक तो प्रेषक के इच्छा पर डिपेंड करता है, एक तो यह ऑब्जेक्टिव के रूप में आप कर सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट इसका आप ले सकते हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में, हम कोई न कोई ऑब्जेक्ट के अगर रहेगा तभी हम संप्रेषण कार्य कर सकते हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट का मतलब किसी विषय वस्तु से यहाँ लगाया जा सकता है। अगर कोई विषय वस्तु, कोई सूचना, कोई विचार या संदेश नहीं है तो संप्रेषण कार्य नहीं हो सकता। इसको द्विअर्थी के रूप में ले सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट कि अगर नहीं है ये चीज, संदेश नहीं है तो संप्रेषण नहीं हो सकता, विषय वस्तु है तभी संप्रेषण हो सकता है। इसीलिए कम्युनिकेशन इज ए ऑब्जेक्टिव प्रोसेस भी कहा जाता है। और कोई चीज? अब ये सारी चीजें कल आती हैं। और किसी का कोई प्रश्न? बाद में सब सीता मृग नैनी सब भेज रही हैं। नहीं सर, जब आप पूछ रहे थे तो मेरा माइक ऑन नहीं हो रहा था, इसलिए मैं बता नहीं पाई। अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे मुझे चलिए पता था। ठीक है। गुड नाइट सभी लोगों को। अभी थोड़ी देर में अटेंडेंस भी भेज देंगे ग्रुप में।